हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, सब बढ़िया। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने फिजिक्स क्लासेस के अंदर। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वेक्टर का। तो वेक्टर में अब से पहले हमने क्या कर लिया था, डॉट प्रोडक्ट किया था ना पिछली बार। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से होता है, तो इसी का सेकेंड पार्ट आगे बढ़ाएंगे हम। और आज करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अब तक जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, एक बार डॉट प्रोडक्ट भी देख लो, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट भी देख लेना। वैसे जिसने डॉट प्रोडक्ट नहीं देखा है उसको वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, पर दोनों आप देखोगे तब जाके प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट आपको समझ में आएगा। तो करते हैं शुरू आज का अपना लेक्चर। मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहते थे स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट दे रहे थे वो क्या दे रहे थे, स्केलर क्वांटिटी। यहां पे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा और वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को। यानी वेक्टर को हम वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसमें क्रॉस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं ए, एक ए और दूसरा बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी से, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बराबर किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में साइन थीटा। देखो पिछली बार क्या था, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी इनटू में साइन थीटा। अब क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा, तो यहाँ साथ में हम क्या लगा देते हैं, एन कैप। क्या लगा देते हैं, एन कैप। ये एन कैप क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। देखो भी एक वेक्टर है, मल्टीप्लाई किया वेक्टर, रिजल्ट क्या आया, वेक्टर। तो जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन भी तो होगी। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, ये यहाँ तक जो है ए बी साइन थीटा, यहाँ तक है इसका मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन। एन कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन। अब खास बात जो है ये ध्यान रखना है, जो एन कैप है ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन है एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है कि जो एन कैप है यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसको ऐसे समझ लें कि मान लो मेरे पास ए है बी है और इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास वेक्टर आया सी। तो जो सी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि भाई एक्स एक्सिस में ए है, वाई एक्सिस में बी है, तो सी कहाँ होगा, जेड एक्सिस में होगा। देखो इस तरह से कह सकते हैं हम, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी आपका इधर होगा। सी आपका कहाँ होगा, इधर जेड एक्सिस में। ये एक्स में है, ये वाई में, तो सी कहाँ होगा, जेड एक्सिस में, बिकॉज जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस केस को बड़ी आसानी से मैं बता सकता हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यानी जो सी आया है ना, ये सी क्या है, सी क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है। अब एक चीज देखो, अब तुम कहोगे जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आप ए क्रॉस बी ले रहे हो या बी क्रॉस ए ले रहे हो, इसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे हम। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा रिजल्टेंट सी, वो या तो इसके इधर होगा या इधर होगा।
ठीक है, परपेंडिकुलर जरूर होगा। अगर ये तो परपेंडिकुलर का एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल ले अगर मान लो हम कि मेरे पास ये ए है और ये बी है और इनके बीच का एंगल है थीटा, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ए और बी का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी कहोगे तब भी क्रॉस प्रोडक्ट माना जाएगा, बी क्रॉस ए कहोगे तब भी क्रॉस प्रोडक्ट माना जाएगा। तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा सी, तो वो या तो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर। और ये मैंने प्लेन में नहीं बनाया, ध्यान रखना, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में, ये जेड प्लेन में है एक तरह से आउट साइड। तो या तो इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप ए क्रॉस बी ले रहे हो या बी क्रॉस ए ले रहे हो। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो एक बार पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं, फिर डायरेक्शन को भी समझेंगे। तो एक बार जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो देखो, अब हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझी इसके अंदर, वो क्या समझी कि जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी ए और बी दोनों के, ठीक है। चलो, अब मान लो एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है 3, बी है मैग्नीट्यूड है 5 और थीटा दे दिया 30 डिग्री। फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और मान लो मैं मोड लगा देता हूँ, नहीं मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा। एन कैप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे पूछते तो डायरेक्शन की बात करते, नहीं है तो ऐसे कर दो। तो साइन कितना 30, तो ए कितना आएगा 3, बी कितना आएगा 5, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आया 15/2 यानी कि 7.5। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया 7.5। जरा बी क्रॉस ए निकाल के देखें, अगर मैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए निकालो, मॉड बी मॉड ए साइन 30, तो मॉड बी कितना 5, मॉड ए कितना 3, साइन 30 कितना 1/2, अगेन 15/2 यानी कि 7.5। तो मेरे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 7.5 आया, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी क्या आया 7.5। तो क्या मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के? क्या ऐसा कहा जा सकता है? देख के तो ऐसा ही लग रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा सिर्फ तब कह सकते हैं जब इसका मोड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये कभी इक्वल नहीं होंगे, जस्ट क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं की है। तो जरा डायरेक्शन की बात करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बराबर होंगे या नहीं, ठीक है। कर दूँ अब इसको, चलो एक बार पॉज करके नोट कर लो ये छोटा सा एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया, ठीक। हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इसकी डायरेक्शन, यानी कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन है वो किससे देंगे हम, या तो देंगे राइट हैंड स्क्रू रूल जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, या आप इस्तेमाल कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल। दोनों रूल आपको समझा देते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करो, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करो। कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, अपने राइट हैंड में स्क्रू पकड़ो और दोनों वेक्टर की टेल से टेल जोड़ दो। ये टेल से टेल जुड़ी हुई है, यहां इस टेल के ऊपर अपने स्क्रू को रख दो,
अब स्क्रू ड्राइवर से कभी स्क्रू टाइट किया है सबने? अगर मान लो पेंच टाइट करना होता है तो वो जो ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर, कैसे घुमाते हैं? पेंच को कैसे घुमाएंगे? अगर अंदर घुसाना है तो क्लॉकवाइज, और खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाते हैं ना। वही हमारा कंसेप्ट लगाना है। क्या करना है, स्क्रू यहाँ रखो और स्क्रू को ऐसे घुमाना है जैसे तुमने प्रोडक्ट करना है। जैसे मैंने प्रोडक्ट करना है मान लो A क्रॉस B, तो A से B की तरफ, A से B की तरफ। तो A से B की तरफ अगर मैं स्क्रू घुमाऊंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? देखो, दिस इज A से B, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर। बाहर मतलब आउटवर्ड। तो ये जो आ गया A क्रॉस B आया, A क्रॉस B, यानी वेक्टर C जो मैं कह रहा था वो ऊपर आया। एंड दिस वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू A एंड B एज वेल। दोनों के परपेंडिकुलर होगा। C बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार इस बोल रहा हूँ, आगे यूज भी होएगी। ठीक है, चलो इसी केस में आ जाओ। यही A, यही B। अब मैं कहता हूं B क्रॉस A निकालो, तो मैं B क्रॉस A निकालने के लिए इधर घूमूंगा, इधर घूमूंगा तो ये क्लॉकवाइज हो गया। जब क्लॉकवाइज स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, इनवर्ड। ठीक है ना, तो देखो अंदर जाएगा। अब इसको मैं बाहर था तो बाहर के लिए हम ऐसे क्रॉस का साइन बनाते हैं, और अंदर के लिए क्या बनाते हैं? सॉरी, ये बाहर आया तो डॉट, और अंदर जाएगा तो हम क्या साइन बनाते थे? क्रॉस साइन बनाते थे। क्रॉस साइन का मतलब होता है वेक्टर अंदर है, डॉट साइन का मतलब बाहर है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऊपर बना के दिखाया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा। यानी कि B क्रॉस A कहाँ आएगा? अंदर। ये अंदर दिखाने के लिए बता रखा है, ये बाहर दिखाने के लिए बता रखा है। तो जरा A क्रॉस B को देखो, A क्रॉस B है ऊपर और B क्रॉस A है नीचे। हमने पिछले ही केस में देखा दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर था। अगर ये 50 तो ये भी 50। ये कितना था पिछले केस में? 15/2 आया था ना, 7.5 था, तो ये भी 7.5 था। बट दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो A क्रॉस B है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, जबकि A डॉट B हमने पीछे पढ़ा था ना, A डॉट B और B डॉट A बराबर होते हैं। बट A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, A क्रॉस B किसके बराबर आएगा? नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। क्लियर हुई बात? यहाँ से डायरेक्शन पता लगा सकते हो अब आप। दूसरा लो कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। ये भी अप्लाई कर सकते हो, सेम है। राइट हैंड को इस तरह से खोल लो। ठीक है, राइट हैंड को यहाँ से अगर बताएं आपको, राइट को हैंड को इस तरह से खोल लो। अब राइट हैंड को खोल लेंगे तो हमारे हाथ को ऐसे, ये उंगलियां ऐसे घुमानी है जहां हमने प्रोडक्ट करना है, यानी A से B करना तो A से B। जैसे ये है, हाथ को ऐसे खोल लिया, A से B इधर है तो हम ऐसे घुमाएंगे, देखो ऐसे। तो अंगूठा कहाँ है? ऊपर। तो A क्रॉस B में डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? ऊपर, आउटवर्ड। ठीक है, और B क्रॉस A में क्या आएगी? डाउन। जैसे अप्लाई करना चाहो, स्क्रू रूल समझ आता है स्क्रू रूल से अप्लाई कर लो, इससे समझ आता तो इससे कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। जरा इसको जल्दी से पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो कर दे रहा अब इसको। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब इसी में एक प्रॉपर्टी और कह दें हम कि अगर मैं कहता हूं इफ A क्रॉस B, A क्रॉस B क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आएगा? देखो हमें पता है A क्रॉस B जो है किसके इक्वल होता है? मॉड A मॉड B साइन थीटा, और ये 0 आ रहा है। तो या तो आपका A का मैग्नीट्यूड 0 हो, या किसका हो? B का 0 हो, और तीसरा क्या हो सकता है? साइन थीटा 0 हो। तीनों ही केस में ये आंसर 0 आ सकता है। तो
तो ये तो भूल ही जाओ कि दो मैग्नीट्यूड जीरो है तो भी जीरो होगा ही होगा। कंसेप्ट यहाँ से निकालना है। अगर साइन थीटा जीरो आ गया यहाँ से, तो साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री। यानी ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री का मतलब वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। 0 लिख सकते हो या 180 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि 180 पे भी कितना होता है? 0। इसको बोलते हैं कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। और इन दोनों ही केस में हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर कैसा हो जाएगा? कोलिनियर। यानी कि ए और बी आपस में क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। पढ़ाया था बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, उसको हम क्या देंगे? कोलिनियर। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, दो वेक्टर दे रखे होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, और कह देगा कि भाई प्रूव दैट दे आर कोलिनियर टू ईच अदर। तो जब कहे कोलिनियर प्रूव करना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकाल के दिखा दो? 0। या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 है, या ये कह देगा कि वेक्टर ए ये है, बी है, एंड दे आर कोलिनियर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जैसे पीछे डॉट प्रोडक्ट में किया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 रखो, हमें m की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के भी सवाल करेंगे हम। अभी ये कंसेप्ट था, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आप लिख सकते हो या पॉज करके नोट भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। 1 2 3 कर लिया। चलो अब इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को अब ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो ये पढ़े हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मतलब आई, जे और के। देखो ये x, ये y, ये z। तो इधर जो वेक्टर होगा वो होगा आई कैप, इधर जो होगा वो जे कैप, इधर जो होगा वो क्या होगा? के कैप। अगर मान लो मेरे पास वेक्टर दे दिया आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा निकालें। तो आई क्रॉस आई को लिख सकते हैं आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा। थीटा है पहला वेक्टर आई में, दूसरा वेक्टर भी आई में, तो दोनों आई में यानी कि दोनों एक्स में हो गए तो आपस में पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो साइन 0, मोड 1 यानी कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1, साइन 0 0। तो आई क्रॉस आई कितना आया? 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे कितना आएगा? और के क्रॉस के कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? 0। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर x में है और x में ही दूसरा वेक्टर भी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, याद रखना। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट में होता था आई डॉट आई 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हो कि अगर कोई वेक्टर है a, उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे उसी वेक्टर के साथ तो आंसर आएगा 0 वेक्टर। 0 वेक्टर होगा वो, इसलिए 0 वेक्टर बोला। किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ 0 होता है, ये भी वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकाल के हमने बताई। चलो ये तो हो गया इसकी बात। अब हम कहें कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ये किसके बराबर होगा? तो देखो आई क्रॉस जे का मतलब आई को मल्टीप्लाई करना है किससे? जे से। तो हम यहां लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में साइन थीटा। अब आई और जे के बीच का एंगल कितना? 90।
ये तो हुआ उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, यहाँ एन कैप लिखोगे तो डायरेक्शन वो एक्स वाली ही आएगी जीरो वेक्टर की। तो डायरेक्शन यहाँ भी बात करेंगे एन कैप। अब ये डायरेक्शन कहाँ होगी, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन, देखो जब मैंने कहा था कि आई को जे से मल्टीप्लाई करना है, कौन सा इस्तेमाल करो, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर लो। ऐसे हाथे खोल लो और ऐसे कर दो, आई से जे की तरफ अंगूठा कहाँ है, बाहर। या स्क्रू रूल देख लो, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर। बाहर का मतलब ये एक्स में ये वाई में, तो एक्स वाई का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा जेड में होता है। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा था, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एक वेक्टर एक्स में है दूसरा वाई में है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जेड में ही होगा। अगर एक्स का वाई से करोगे तो, वाई का एक्स से करेंगे तो नेगेटिव जेड में होगा, वो भी करके दिखाएंगे अभी। तो अभी कर रहे हैं एक्स का वाई से, तो किस में, जेड में। जेड में डायरेक्शन क्या है, के कैप, तो यहाँ क्या लिख देंगे, के कैप। तो कुल मिला के क्या आया, आई क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। 1 × 1 × 1 sin 91 होता है। इसी तरह मैं कहता हूं जे क्रॉस के कैप, जे को के से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन देखोगे एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, तो वाई में जेड में तो किस में होगा, एक्स में। एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे करेंगे ना, ऐसे तो इधर निकलेगा ये, इसको हाथ को ऐसे खोलोगे और ऐसे जाएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। ये सीधे याद रखो, एक्स वाई को करोगे तो जेड में, वाई जेड का करोगे तो एक्स में, और जेड एक्स का करोगे तो वाई। ये एक सीरीज है। तो जब y का z से करोगे तो किसका आंसर आएगा, x का, यानी कि i कैप। इसी तरह k का i से करो, k क्रॉस i कैप, k क्रॉस i कैप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो z का x से करा तो आंसर y का, यानी कि j कैप, ठीक है। i का j से, j का k से, k का i से, तीनों कर दिया। उल्टा कर दें तो मैं कह दूं j क्रॉस, यहां लिख दूं j क्रॉस i कैप, ये किसके बराबर होगा, देखो। अब j क्रॉस i कैप करूंगा तो मैं ऐसे चलूंगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलूंगा तो स्क्रू अंदर जाएगा, अंदर नहीं के, z तो बाहर था ना, अंदर का मतलब नेगेटिव z एक्सिस। नेगेटिव z एक्सिस का मतलब माइनस का k कैप, माइनस का k कैप। तो j क्रॉस, अब उल्टा करते जाओगे तो सारे आंसर माइनस। वैसे हमने j क्रॉस k किया तो i आंसर आया, k क्रॉस j करूंगा तो क्या आएगा, माइनस i। जैसे a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a था, वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। अब तुमको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया सर, i क्रॉस j माइनस k, k क्रॉस j i माइनस c, याद कैसे रखें। बड़ा आसान तरीका बताता हूँ याद करने का, एक बार इसको नोट कर लो, फिर उस तरीके की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, कर दूँ रब, चलो। कॉपी पेन उठाकर नोट्स बनाते रहिए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। देखो ऐसे लिख लो, आई जे और के, आई जे के। अगर आप i से j की तरफ बढ़ोगे तो आंसर आएगा k। सीधा याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, i से j की तरफ बढ़ोगे आंसर आएगा k, j से k की तरफ बढ़ोगे आंसर आएगा i, k से i की तरफ बढ़ोगे आंसर आएगा j। बड़ा आसान है ना। ये देखो कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो एक सीरीज चलती है, आई को जे से करोगे के आएगा, जे को के से करोगे आई आएगा, के को आई से करोगे जे। ऐसे लिख लेना, कभी गलत नहीं होगा। उल्टा देख लो, आई को के से करूंगा तो आंसर आएगा जे बट माइनस का, आई को के से करूंगा तो आंसर आएगा जे बट माइनस का, के को जे से करूंगा आंसर आएगा आई बट माइनस का, जे को आई से करूंगा आंसर आएगा के बट माइनस का। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव लेना है, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव लेना। आई को जे से किया के, जे को के से किया आई, के को आई से किया जे को आई से किया, तो हमने देखा उल्टा हो गया।
ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेना। बस कोई भी कंसेप्ट अप्लाई करोगे आसानी से बता दोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन देते हैं, मान लो वेक्टर ए है 2i कैप, वेक्टर बी है 4j कैप, वेक्टर 6 है 6k कैप। फाइंड a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a क्रॉस c और c क्रॉस b। चलो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और एक बार आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा जल्दी से। चलो ये लिखा रहने देता हूँ, समझ जाओगे, ताकि पॉज करके ट्राई जरूर करना तभी आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 कर दें। चलो करते हैं, आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ए क्रॉस बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करो 4 × 2, 4 × 2। अब एंगल में इसमें नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि आई जे के है, किसी का भी किसी से मल्टीप्लाई करो sin 91 होता है। चलो एंगल भी ले लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए और बी अगर 4 × 2 कितना हो गया 8 करेंगे तो ऐसे ना देखो 2 × 4 × sin 90, sin 91 होता है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, सीधा ही मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो 4 × 2 कितना हो गया 8 और आई का जे से किया, आई का जे से किया, आंसर क्या आएगा के। ठीक है। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी 4 × 6 24 और जे का के से करेंगे तो आंसर आएगा आई। सी क्रॉस ए 6 × 2 12 और के × आई, के को आई से करेंगे तो आंसर आएगा जे। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी 2 × 6 अगेन 12, 2 × 6 क्या आ गया 12 और आई क्रॉस के उल्टा हो गया, अब तो माइनस का जे, माइनस इधर लगा देते तो हो गया ना सी क्रॉस ए क्रॉस सी के नेगेटिव इक्वल। सी क्रॉस बी 6 × 4 कितना होगा 24, के क्रॉस जे, के को जे से करेंगे उल्टा जाएंगे तो माइनस का आई, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, आई कैप यहाँ लिख देंगे, ये आंसर आ गए। ठीक है, कर दो रब, आसान था, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो बात हुई कि अगर आपको सिंगल सिंगल वेक्टर दे रखे हैं, आई में दे दिया, जे में दे दिया, के में दे दिया, अगर मान लो आपको इस तरह से दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी दे दिया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, मान लो ये दे दिया और कह दिया इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। जब ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में दे रखा होगा तो आपको एंगल नहीं गिवन होगा, तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अब यही वाला मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, क्यों? 2i को इन तीनों से करोगे, फिर इसको इन तीनों से करोगे, फिर इसको इन तीनों से करोगे, फिर सबको जोड़ोगे, बहुत लंबा पड़ेगा। तो हम शॉर्टकट की तरफ चलते हैं सीधा। ऐसे सवालों में आपको सॉल्व कैसे करना है, तो मैथमेटिक्स का एक टर्म है डिटर्मिनेंट्स, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपके 12th जब आप क्लास 12th में हो जाओगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, उसमें आता है कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का, तो कैसे करेंगे देखो। मान लो वेक्टर ए दे दिया, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर बी दे दिया, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, और कहता है ए क्रॉस बी निकालो। तो इस केस में ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे वो समझो। आपने दो ऐसे क्या कर देने हैं, डंडे लगा लेने हैं। डिटर्मिनेंट्स का मेथड होता है ये दो पैरेलल लाइंस, और इसमें लिख लेना है आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे लिख लिया। आई के नीचे आई वाली वैल्यू लिखनी है, जे के नीचे जे और के नीचे के। जैसे ए की आई के साथ क्या है ए एक्स, जे के साथ क्या है ए वाई, के साथ क्या है ए जेड। इसके आई के साथ क्या है बी एक्स, जे के साथ क्या है बी वाई, के साथ क्या है बी जेड। अब ये वैल्यूज़ लिखते हो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो
तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो ए के वैल्यूज लिखी जाएंगी, बी बाद में है तो बाद में बी की वैल्यू, ये नहीं कि बी की पहले लिख दी और ए की बाद में लिख दी। अगर बी पहले बाद में लिखोगे तो ये ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए बनेगा। ठीक, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें आई को सोल्व करना है, फिर जे को, फिर के को। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे? आई कैप। सोल्व कैसे करना है? जब आई कैप लिखा, इसके नीचे का कट कर दो, इसके साइड का कट कर दो। कट करने मतलब हमने एक मेथड अप्लाई किया कि इसको नीचे का काटना, साइड का काटना है, यानी ये वैल्यू नहीं लेनी, सिर्फ ये 4 वैल्यू लेनी है। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, पहले को आखिरी से, क्या आया? ए वाई बी जेड। फिर दूसरे को इस तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसमें से माइनस करना, यानी पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई किया माइनस दूसरे को तीसरे से, यानी कि ए जेड बी वाई। ठीक है, दोबारा सुनो, इसको कट किया, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया, और पहले को चौथे से मल्टीप्लाई किया तो उसमें से माइनस करना है। ये क्रॉस बन गया ना, ये इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आई के बाद हमने सॉल्व करना है जे को, तो क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। ये रूल है डिटर्मिनेंट्स का, आगे 12th में पता चलेगा माइनस क्यों लगता है। सिमेट्री बनी रहे इसलिए मैं तो वो सीधे बता रहा हूँ। पहले प्लस फिर माइनस, फिर जब के लेंगे तो प्लस, बस इतना याद रख लो, प्लस माइनस फिर उधर प्लस ले लेंगे। तो जे में क्या करेंगे? जे में करेंगे, जे के नीचे वाला काट दो और ये साइड वाला काट दो, तो 1 2 3 4 ये बच जाएंगे। अब क्या बचेंगे? 1 2 3 4, क्योंकि ये कट गया और ये कट गया, तो ax इंटू बी जेड, ax इंटू बी जेड, और इसकी माइनस करनी है, ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। फिर किसको सॉल्व करेंगे? के कैप को, तो के कैप लिख लिया, इसके नीचे का काट दो, इसके साइड का काट दो, तो 1 2 3 4 ये बचेंगे। ये इतनी कटिंग आपको कॉपी में नहीं करनी है, समझाने के लिए है, तो रफ में करके देख सकते हो इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी वाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए वाई बी एक्स। तो ये मेथड है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का, जब ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो। सिंगल सिंगल दे रखा तो हम सीधे भी कर सकते हैं, बट जब ऐसे दे रखा हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो उसको एक बार जल्दी नोट कर लो, और फिर इसी क्वेश्चन को इससे ट्राई करना है आपने। इसको नोट करो, फिर अप्लाई करो ये, और इसका आंसर निकाल के मुझे बताओ क्या आएगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, पॉज करके नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? इसको तो नोट करना ही है, ये न्यूमेरिकल भी करना है। चलो करो जल्दी से न्यूमेरिकल, ये सॉल्व करो। चलो सबने सॉल्व कर लिया, आ जाओ इकट्ठे करते हैं। तो 2 3 4 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ 3 यहाँ 4, 3 1 2 3 1 2। ध्यान रहे अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस ले लेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ क्या लोगे? भी प्लस। ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी कितना आएगा? पहले आई सोल्व करना है, आई कैप, आई के नीचे वाला गया, ये गया, तो ये 4 बच गए, तो 3 × 2 6 माइनस 4 × 1 4। पहले को इससे फिर आखिरी को इससे, फिर माइनस साइन लगाते हैं, जे कैप लगाते हैं, है ना। जे के नीचे वाला काट दिया, साइड वाला काट दिया, 1 2 3 4 ये बच गए, तो पहले के चौथे से 2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन दूसरे के तीसरे से 4 × 3 12, फिर प्लस के कैप, फिर ये काटेंगे ये काटेंगे, ये 4 बचेंगे, 2 × 1 2 माइनस 3 × 3 9। तो फाइनल आंसर क्या आया? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को वेक्टर सी लिख सकता हूँ, मान लो भाई ये भी तक वेक्टर आएगा, मान लो सी लिख लिया उसको। 6 में से 4 गए 2, 2 आई कैप, 12 में से 4 गए 8, माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, 2 में से 9 गया माइनस का 7। तो ये आ गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, जो कि एक वेक्टर है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये वेक्टर आ गया। अब देखो इसी में एक और क्या चीज़ पूछ सकता है, ये पूछ ली कि क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, उसकी डायरेक्शन भी बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट बताओ और उसकी डायरेक्शन भी बताओ। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं। मैंने पीछे भी कराया था, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर जब शुरू किया था। किसी वेक्टर की डायरेक्शन किससे बताते हैं, यस, यूनिट वेक्टर से। इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सिखा रखा है ना। यानी पहले इस वेक्टर का क्या निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर और अंडर रूट। कितना आया इसका मैग्नीट्यूड, 4 + 8 का स्क्वायर 64 और +49। कितना हो गया ये, 64 और 4 8 और 9 17, 4 और 6 10 and 1 11, 117√11। ठीक है, ये आ गया। तो सी कैप क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन निकालना बता रखा है आपको। तो सी वेक्टर क्या है, 2i कैप + 8j कैप -7k कैप और होल डिवाइडेड बाय √117। बस ये इस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। इस तरह से डायरेक्शन, यानी कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बढ़े आगे, एक बार इसका नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से ही एक इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी होंगी, वेक्टर की फॉर्म में दे रखी होंगी, और आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने क्या करना, सीधा उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर और उनका क्या निकाल दोगे, मैग्नीट्यूड। दो एडजेसेंट साइड्स, ये ध्यान रखना, ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, इसी तरह अगर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, आपको डायरेक्ट डायगोनल गिवन है, तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ d1 क्रॉस d2। डायगोनल भी वेक्टर के फॉर्म में होगा, मोड, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर मैग्नीट्यूड निकालो, उसका क्या कर दो, हाफ। तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। वेयर ये भी आपको याद रखना है कि जो d1 वेक्टर है वो है वेक्टर a + b, और जो d2 है वो क्या होता है, a - b। वेयर a and b आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर a और b क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये फॉर्मूला है, याद रखना आपको। और तीसरा, ऐसे ही पूछ ले अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल खींच दो, वो आधा ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो a क्रॉस b था, आपने क्या करना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड उसका हाफ कर देना, बस ये एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक बार इन फॉर्मूलों को नोट कर लो फिर सॉल्व करते हैं। कर दो रब, चलो। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वुड एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए। पैरेललोग्राम है, कोई भी एडजेसेंट साइड्स दे दी, मान लो वेक्टर ए दे दिया 2i कैप + 3j कैप, और वेक्टर b = 5i कैप -7k कैप। ये दो आपको क्या दे दिए गए, एडजेसेंट साइड्स दे दी गई, उसका क्या निकाल लो, एरिया निकालो। तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू किसके होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड।
तो सबसे पहले निकालो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना आएगा, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए वही आई कैप जे कैप के कैप तीनों लिखेंगे, तीनों दे रखे हो चाहे ना दे रखे हो, ठीक है। अब मैंने दिया 2 आई कैप 3 जे कैप, 2 आई कैप 3 जे कैप, के कैप नहीं है तो के कितना हो जाएगा 0। चलो जी 5 आई कैप -7 के कैप दे रखा है, तो के कैप दे रखा है इसका मतलब जे नहीं है, तो जे 0 हो गया और के जगह क्या लिख दूंगा -7। इस तरह से लिखा। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, आई को। आई के नीचे वाला काट दो, ये काट दो, 1 2 3 4 बच गए, 1 2 3 4 ये बच गए ना। तो फर्स्ट को लास्ट से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। तो 3 × 7 आ गया माइनस का 21 -0 × 0 0। फिर लगाएंगे माइनस का साइन जे कैप, ये काट दो, ये काट दो, 1 2 3 4 ये बच जाएंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, 0 को 5 से करेंगे ये -14 -0, फिर प्लस के कैप, ये काट दो, ये काट दो, 1 2 3 4, 2 × 0 0 -3 × 5 15, ठीक है। 2 × 0 0 और 15, तो कितना आया आंसर, ए क्रॉस बी वेक्टर है ये, माइनस का 27 आई कैप माइनस माइनस प्लस का 14 जे कैप और माइनस का 15 के कैप, ठीक है। ये आ जाएगा, क्लियर होगी बात। -27, एक सेकेंड यहाँ कुछ गड़बड़ करी हमने, 7 3 21 होना था ना, 21 -0, फिर जे को काटा तो 14 -0 और के को काटा तो 0 -15, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आया, हमें क्या चाहिए, एरिया। तो क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, -21 14 और -15, ठीक है। तो इस -21 का स्क्वायर +14 का स्क्वायर +-15 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ये निकाल के सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। जो भी आए वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन कैलकुलेट। अगर मैं इसी में कह देता कि ए और बी ये ट्रायंगल की साइड्स है, तो इसका एरिया कैसे निकालते, यही आंसर जो आता उसका हाफ करना था, बस सेम क्वेश्चन होता, हाफ कर देते आंसर आ जाता। आई बात समझ में, नोट कर लो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दूँ रब, चलो ऐसे ही मान लो डायगोनल की फॉर्म में दे दे तो मान लो क्वेश्चन है, इफ d1 = 3 आई कैप +2 जे कैप माइनस का 7 के कैप, d2 है 2 आई कैप +4 जे कैप +3 के कैप। d1 and d2 they are diagonals of parallelogram, find its area। ये आपने अपने आप सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है, क्या आंसर आया है इसका, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कर लोगे कि क्रॉस प्रोडक्ट वही करना है प्रोसीजर, मैं बार बार वही काम नहीं करना चाहता, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। चलो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। कर दो रब। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, प्रूव दैट वेक्टर ए दे रखा है हमको 2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी इज -6 जे कैप +9 जे कैप और -12 के कैप आर कोलिनियर। अब आपने प्रूव करके दिखाना है कि ए और बी आपस में क्या है, कोलिनियर है।
आपस में क्या है, कोलिनियर। जल्दी से प्रूव करके दिखा दो। यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। जल्दी से फटाफट कर दो। ए क्रॉस बी कोलिनियर है, इसमें चाहे ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस ए करो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा 0 ही दोनों केस में। चलो सॉल्व कर लिया, चलो करते हैं। इसकी 2 - 3 4, 2 - 3 4, -6 और 9 और माइनस का 12, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। पहले आई के ये गया 3 × 12 36 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 4 × 9 36 माइनस का साइन जे कैप, जे कट गया, ये कट गया, 1 2 3 4 12 गुणा में 2 24 माइनस का 4 × 6 या माइनस साइन लगाएंगे 2 × 12 -24 आ गया, फिर माइनस का साइन 4 × 6 24 माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का के कैप, ये गया 2 × में 9 18 माइनस 3 × 6 माइनस माइनस प्लस 18, तो 36 माइनस 36 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 0। तो ए क्रॉस बी 0, इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कर दो अब इसको, कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, बहुत सारे, अनगिनत, खत्म ही नहीं हो सकते, कंप्लीट हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट का ही, जिसमें हमने क्या निकाल के बताना है, एंगल निकाल के बताना है। कि मान लो कई बार एंगल पूछ ले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेक्टर ए दे दिया आपको 5, वेक्टर बी दे दिया आपको 6, 5 6 दे दिया, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 15। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का एंगल बताना। ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन है आपके पास 45, 30, 60 एंड 150। चलो क्या आएगा आंसर, जल्दी से निकाल के दिखा दोगे फटाफट। चलो सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। देखो करना जरूर है, करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। चलो करते हैं। ए क्रॉस बी हमें पता है किसके बराबर आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मोड लगा तो खाली ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी कितना दे रखा है 15। ए मैग्नीट्यूड ए का कितना है, ये मैग्नीट्यूड है, लिखना भूल गया था, मुझे मैग्नीट्यूड है ये। ए क्या है 5, बी क्या है 6, साइन थीटा कितना है निकालना है। तो 15 = 30 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आएगा 15/30, 1/2, साइन थीटा आया 1/2, आंसर आया 30 डिग्री। तुमने आंसर लगा लिया बी पे। बिल्कुल सही है, सही तो है, बट आंसर इसका 30 डिग्री के साथ साथ 150 डिग्री भी आएगा। ये कई बार गलतियाँ हो जाती हैं एक्साइटमेंट में। ओहो सोल्व हो गया क्वेश्चन, 1/2 तो 30 पे ही होता है, नहीं 150 पे भी होता है। ऑप्शन में दे रखा है ना, और भी एंगल हो सकते हैं जिसपे 1/2 वैल्यू आ सकती है, बट क्योंकि 150 ऑप्शन में दे रखा है तो इसको भी टिक करना पड़ेगा। क्यों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ज़रा देखो, साइन 180 माइनस कितना 30 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 30, और 180 माइनस 30 यानी साइन 150 और साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है। तो 30 और 150 दोनों आंसर आएंगे। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया नोट। अगला सवाल इसी तरह का, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ ए क्रॉस बी
का मैग्नीट्यूड बराबर है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी आसान है, जल्दी निकाल दो भाई, ये तो पलक झपकते तुम सॉल्व कर दोगे। कर लिया? करें? चलो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड तो ये होता है, ए बी ने ए बी को मार दिया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 साइन बाय कॉस, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, सिंपल छोटे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें पूछ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो एंगल कितना होगा 45। देख भी सकते हो भाई, ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है, तो साइन और कोस कौन से एंगल पे बराबर होते हैं? 45 पे होते हैं। एंगल क्या आएगा? 45। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है, ये जो है ए डॉट बी के बराबर आएगा, खाली वेक्टर बी के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, या ए क्रॉस बी के बराबर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए डॉट ए क्रॉस बी इनमें से किसके बराबर आएगा? जरा पॉज करके एक बार ट्राई करो, दिमाग लड़ाओ, क्या हो सकता है। प्रॉपर्टी याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे होंगे, ये कैसा होगा, जरा सोचो, ध्यान में आएगा। फिर कर लिया ट्राई? 1 2 3 4, आई थिंक सब ने कर लिया ट्राई। देखो, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को मैं सी मान लो, या चलो इसी से समझा देते हैं। मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, जो वेक्टर में सी बोल रहा था, यानी कि ये जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा वो सी आएगा, वो इन दोनों के क्या आएगा? परपेंडिकुलर, या तो इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा, पीछे बताया था ना। तो जो सी वेक्टर है या तो भाई ऊपर होगा या नीचे। अगर मान लो मैंने ए को यहाँ माना, बी को यहाँ माना, ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ऊपर। तो ये हो गया सी। अब देखो ए डॉट सी, ए ये है, और ये जो वेक्टर सी है, याद करो मैंने बताया था जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। याद करो, सी परपेंडिकुलर होता है ए और बी के भी। तो सी ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 का। तो ए और सी का एंगल 90 हो गया। ए डॉट सी का मतलब क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 0। कोस 90 क्या होता है? आंसर विल बी 0। ट्रिकी था, मजा आया। चलो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह करते हैं, कर दो रब। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास है कि इफ ए डॉट बी 0 है एंड ए डॉट सी ये भी 0 है, देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू व्हाट? ऑप्शन है यानी कि डैश है, ऑप्शन है ए बी सी डी, वेक्टर सी के, वेक्टर बी के, बी क्रॉस सी के, या बी डॉट सी के। चलो फटाफट इसको भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर दो फटाफट। चलो बढ़े आगे, पॉज करके ट्राई करो, ट्राई जरूर करना। देखो कर लिया ट्राई, बढ़े आगे। चलो देखो ए डॉट बी 0 है,
डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है? जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी किया ना cos थीटा 90, तो ए डॉट बी जीरो आ गया, जिसका मतलब है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। फिर हमने देखा ए डॉट सी जीरो है, इसका मतलब हो गया ए इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर भी है और सी के परपेंडिकुलर भी है। वेक्टर ए, दोबारा से सुनो, बी के परपेंडिकुलर है और सी के परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ऐसा है तो ये जो वेक्टर ए है वो किसके पैरेलल होगा? तो मैं आंसर माइंड में भी आ गया होगा। ए जो है बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर हो तो ए पैरेलल किसके होगा? देखो किसके पैरेलल होगा, बात सुनो। ये मान लो हमारे पास, मैंने जो तुम्हें बताया था कि भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करता था तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आता था? ऊपर। और ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता था, ये वेक्टर इन दोनों के क्या होता था? परपेंडिकुलर। तो अगर कोई तीसरा वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में तो इसके साथ तो पैरेलल होगा ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगा कि ए परपेंडिकुलर है बी और सी के, तो बी और सी के परपेंडिकुलर ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना डॉट प्रोडक्ट हो सकता, ये हो सकता है। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बी और मान लो इसको मैं कहता हूँ सी, जरूर थोड़े बी यहाँ भी लिख सकता हूँ, सी यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ बी लिख दिया और यहाँ लिख दिया सी, ये थीटा है, तो बी क्रॉस सी कहाँ आएगा? ऊपर। बी क्रॉस सी कहाँ होगा? ऊपर। तो वेक्टर ए भी कहाँ होगा? ऊपर। तो इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो हो गया ना पैरेलल, और कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी क्योंकि वेक्टर ए बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो किसके साथ है? तो आंसर आएगा बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बुक से ट्राई कीजिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो जिस टाइप की थी मैंने वो कवर करने की कोशिश की है, और भी बच गए होंगे तो जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।